नमस्कार। जैसा कि आप लोग का जो पीजीटी और लेवल असिस्टेंट वाले हैं, आप लोग का बायोटेक्नोलॉजी चल रहा था और बायोटेक्नोलॉजी आप लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था। तो आज का जो क्लास है बेसिकली आपका सेकंड लास्ट क्लास है। इसका एक क्लास और होगा जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि इस मंथ के बाद से हम लोग कुछ एमसीक्यू वगैरह आपको करवाया जाए, क्योंकि लगभग कोर्स अब एंड होने वाला है। ठीक है, तो जो बहुत सारा पीडीएफ कुछ कुछ चैप्टर्स का ऐसा है जो छोटा छोटा है जो आप लोग समझ सकते हैं। उसके पीछे ज़्यादा समय ना दे करके आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ ही मैंने लिख के दे दिया है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट था उस क्लासेस में आपको मिल गया है। उसके बाद कुछ कुछ वीडियो में जो आवाज़ नहीं आया है, अब हम 1 तारीख के बाद जैसे जैसे एमसीक्यू लेते जाएंगे, बीच में आप लोग को उसका हम वीडियो देते जाएंगे। क्योंकि अभी सबसे पहला जरूरी ये है कि आप लोग को वीडियोज खत्म करके मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो बाद में आप लोग को रिवीजन में ही दिक्कत होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली आज पढ़ना हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, किस बारे में? एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ध्यान दीजिए, तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसका, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला जो एप्लीकेशन है इंसेक्ट रेसिस्टेंस प्लांट, यानी कि कीट प्रतिरोधी पादप, पहला है। दूसरा क्या है? आरएनए आई, यानी कि आरएनए अंतरक्षेप, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, जेनेटिकली आपको इंजीनियर्ड इंसुलिन, यानी कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन। अब इस सब हम बायो से एक बार पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जीन थेरेपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जीन थेरेपी आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, कि इसका मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कीट प्रतिरोधी पादप, तो बैसिलस जो आपका थ्रुनजेनेसिस आपका जीवाणु बैक्टीरिया, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। बैसिलस थ्रुनजेने आपको थ्रुनजेनेसिस बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जो बैक्टीरिया के कुछ विभेद, यानी कि स्ट्रेन कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि इसके जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जीवाणु के कुछ विभेद कीटों को हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे बात करें हम किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, तो विशेष कीटनाशक प्रोटीन के द्वारा, विशेष कीटनाशक प्रोटीन के द्वारा। जैसे कि अगर बात करते हैं लेपिडो को देखिए, लेपिडो लेपिडोस्ट्रेंस आपका, फिर देखिए कोलियोट्रेंस, और आपका डाई जो आपका पेट्रेंस, जैसे कि एग्जांपल में देखिएगा फेलिस मॉस्किटो वगैरह इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, कोलियोट्रेंस में आ जाएगा भृंग, यानी कि आपका बीटल्स, और इसका एग्जांपल में आपको आ जाएगा कॉटन वॉल वॉर्म और एक आर्मी बर्ड वॉर्म। तो यहाँ से कुछ टफ नाम है जिसको आप लोगों को देखना है, बार बार आपको रिवीजन करना है। पीडीएफ इसलिए आप लोग को पहले मिल जाता है ताकि आप लोग उस समय में उसका रिवीजन कर पाए। तो ये सब आप लोग को याद करके रखिएगा सब नाम सब। चलिए आगे देखते हैं। जो सबसे पहला था बैसिलस थ्रुनजेनेसिस जो था, ये क्या है, एक तरह का आपका ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। इसमें एक आपको जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्राइजीन। क्या है? क्राइजीन। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्राइजीन किसमें पाया जाता है, तो क्राइजीन जो होता है बैसिलस थ्रुनजेनेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। वृद्धि की विशेष प्रावस्था में। कब पाया जाएगा ये? वृद्धि की विशेष प्रावस्था में पाया जाता है। ये जो होता है क्राइजीन, ये कैसा होता है? क्रिस्टल प्रोटीन है। क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन होता है। टॉक्सिक होता है ना, टॉक्सिक
CDL प्रोटीन है ये आपका, और ये कैसा होता है तो आपका ये इनएक्टिव होता है। कैसा होता है ये आपका, ये तो आपका ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। तो देखिए जीवाणु में यह टॉक्सिक जो आपका इंसेक्टिसाइडल जो होता है प्रोटीन इनएक्टिव रहता है, अर्थात प्रोटीन के रूप में पाया जाता है एवं जीवाणु को क्या करता है, हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि किस रूप में है तो आपका ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब कीट द्वारा इसे अंतर्ग्रहित किया जाता है, जब अपने अंदर लिया जाता है, तो यह प्रोटीन कीट की मध्य आंत में यानी कि मिड गट में जा करके देखिए क्या करता है, सोल्यूबलाइज हो जाता है यानी कि घुल जाता है एवं यह एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, टॉक्सिन में बदल जाता है ना। तो ये समझ में आया कि ये जो जीवाणु जो होता है शुरुआत में कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने के कारण क्या होता है, जीवाणुओं को हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन कीट के द्वारा जब इसे अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, तो यह प्रोटोक्सिन क्या हो जाता है, प्रोटोक्सिन कीट की मध्य आंत में यानी कि आपका मिडगट्स में जाकर क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसमें मिडगट्स में जाकर के घुल जाता है और यह एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर के टॉक्सिन में बदल जाता है। क्लियर यहाँ तक। कीट की मिडगट्स में शामिल में देखिए ध्यान दीजिएगा कि कीट की मिडगट्स में क्षारीय पेच होती है। आपसे पूछ सकता है कीट का जो मिडगट्स होता है यानी कि जो मध्य आंत जो होता है उसका पेच कैसा होता है, तब बोलेगा क्षारीय होता है। कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अब क्या कि यह जो आपका एक्टिव टॉक्सिन जो मिडगट्स की लाइनिंग में छिद्र बना देता है, क्या करता है, जो आपको मिडगट्स में जो लाइनिंग होता है उसमें छिद्र कर देगा, जिससे क्या होगा, सेल स्वेलिंग वह क्या हो जाएगा, लयन से कीट की मृत्यु हो जाती है। सेल स्वेलिंग मतलब क्या होता है, सेल का फूल जाना, स्वेलिंग मतलब क्या होता है, फूलना, और लयन का मतलब समझा दिए थे आपको। तो इससे क्या होगा, कीट की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कपास के पादपों में क्या मतलब कि होता है, तो बैक्टीरियन जो आपको जो अभी पढ़ रहे थे आप, बीटी टॉक्सिन जीन को डाला जाता है। आप इसको याद रखिएगा, बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में, कि बीटी टॉक्सिन जीन को कपास के पादपों में डाला गया तो कपास में क्रिस्टल प्रोटीन क्या होगा, बनाएगा। क्या बनाएगा, ये क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करेगा। जब कोई कीट कपास को फीड करेगा तो यह क्रिस्टल प्रोटीन क्या करेगा, क्रिस्टल प्रोटीन मतलब ये बीटी टॉक्सिन उसकी मध्य आंत में जाकर घुल जाएगा एवं आंत में कीट की मौत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंत में कीट की मौत हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि कपास को बॉल वर्म से बचाने के लिए, किसे, बॉल वर्म से बचाने के लिए क्या होता है, क्राई IAC व क्राई 2AB टॉक्सिन जीन को डाला जाता है। क्राई IAC और क्राई आई बोल रहे हैं, क्राई 1AC और क्राई 2AB को डाला जाता है। ठीक है। इसी प्रकार कॉर्न जो आपका बोर में मेज को बचाने के लिए क्या होता है, क्राई 1AB टॉक्सिन जीन का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसमें, कॉर्न बोर से बचाने के लिए, किसको, मेज को, किसको, कॉर्न जो आपका बोरर है से इससे बचाने के लिए, किसको, मेज को बचाने के लिए क्या डालते हैं, तो क्राई 1AB टॉक्सिन जीन को डालते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि बीटी कपास का निर्माण आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, बीटी कपास का निर्माण किसके द्वारा, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा किया गया। अब आता है RNA यानी कि RNA इंटरफेरेंस। क्या होता है, RNA इंटरफेरेंस यानी कि RNA अंतरक्षेप। तो इसमें क्या होगा, देखिए, जीन साइलेंसिंग, ठीक है, साइलेंसिंग यानी कि एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी, जो पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें RNA के एक्सप्रेशन को DS यानी कि डबल स्टैंडर्ड RNA, द्विरज्जुकीय RNA के द्वारा रोक दिया जाता है।
यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन है ना, यानी कि जो इसका प्रभाव है यानी कि फैलाव है उसको कौन रोक देता है, तो डीएस आरएनए के द्वारा इसको रोक दिया जाता है। किसको? आरएनए के फैलाव को, आरएनए के एक्सपेंशन को डीएस आरएनए के द्वारा रोक दिया जाता है। टोबैको प्लांट, तंबाकू का जो पेड़ होता है, इस पादप के जड़ के भीतर एक नेमेटोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, मेलियोसाइजिन इनकोनजिसिया, याद रखिएगा ये सब बड़ा नाम है, सब मेलोडीजाइन इकोनसिया, इसमें जी साल रहेगा, आपको इकोनसिया मेलोडीजाइन इनकोनसिया, ये है क्या, तो एक तरह का आपको नेमेटोडा है, प्रवेश कर जाता है एवं तंबाकू में रूट नोट रोग उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होगा कि जो तंबाकू का जो प्लांट होता है, पादप जो होता है, के जड़ों के भीतर पे क्या होता है, नेमेटोडा, जिससे हम क्या कहते हैं, मेलियोसाइजिन इनकोनसिया प्रवेश कर जाएगा इसमें, और तंबाकू में क्या हो जाएगा, इससे रूट नोट हो जाता है। इस रोग के कारण क्या होता है, तंबाकू के पैदावार में हर रोज काफी हानि होती है। इस रोग से तंबाकू के पादप को बचाने के लिए एक नई तकनीक अपनाई गई है, जिसे RNAi या आरएनए अंतरक्षेप यानी कि इंटरफेयर करना। देखिए अंतरक्षेप मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना या टांग अड़ाना, ठीक है, एक नई तकनीक है। जैसे कि मान के चलिए कि ये क्या है आपका, तो ये एक आपका डीएनए है। डीएनए मतलब स्पेसिफिक कोई जीन है, स्पेसिफिक जीन का मतलब कोई मान के चलिए कोई डीएनए है। और हम जानते हैं कि डीएनए में एक क्या होता है, टेम्पलेट होता है, एक क्या होता है आपका नॉन टेम्पलेट होता है। क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है और एक नॉन टेम्पलेट होता है। जब इसका क्या होगा, अनुलेखन होगा, क्या होगा, इसका अनुलेखन होता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए का निर्माण होता है। ये तो पता है सभी को कि डीएनए के अनुलेखन से क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और फिर आरएनए से क्या होगा, तो प्रोटीन का निर्माण होगा। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन से आरएनए का निर्माण, आरएनए से फिर किसका निर्माण, तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ये जो प्रोटीन होता है, दिस प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फॉर द लाइफ ऑफ मेलियोडीजाइन के लिए, ये जो मेलियोडीजाइन आपका इकोनसिया जो होता है, ये क्या है, एक तरह का नेमेटोडा है। तो जो नेमेटोडा के लाइफ के लिए क्या है, तो ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, काफी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोटीन के अभाव में क्या होगा, तो आपका जो मेलियोडीजाइन जो होता है यानी कि नेमेटोडा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब समझ आया कि ये जो प्रोटीन होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेमेटोडा के लाइफ के लिए ये प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो उसकी मौत हो सकती है या हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, देखिएगा क्या बोले कि दिस प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑफ मेलिनोडीजाइन, है ना। मेलिनोडीजाइन के लिए ये प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रोटीन के अभाव से क्या होगा कि मेलिनोडीजाइन यानी कि जो नेमेटोडा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए, अब उसको समझिए कि ये क्या था आपका, तो एक डीएनए था जिसमें एक टेम्पलेट होता है, मतलब दो प्रकार का रज्जु होता है ना डीएनए में, दो प्रकार का रज्जु, एक होता है टेम्पलेट, एक होता है आपका नॉन टेम्पलेट। ये टेम्पलेट होगा तो ये नॉन टेम्पलेट। इससे क्या होगा कि डीएस यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण होगा, लेकिन आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलिए ये क्या हो गया, नेमेटोडा का एक विशिष्ट जीन है, तो एक में क्या है आपको एक साइड में आपको टेम्पलेट हो गया और एक तरफ हो गया नॉन टेम्पलेट। जब क्या होगा कि एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमीफेसियंस, ठीक है, नामक वाहक की मदद से क्या होगा, इन टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट रज्जुओं को तंबाकू की कोशिका में डाल दिया जाएगा। किसकी मदद से, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्लियर है, किसकी मदद से, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक ये क्या है, तो ये वाहक है। ये क्या है, वाहक है, जो क्या करेगा, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट को किस में, तो तंबाकू की कोशिका में डाल देगा। अब मान के चलिए तंबाकू कोशिका में इसको डाल दिया गया, तो ये क्या होगा, टेम्पलेट है, एक तरफ नॉन टेम्पलेट है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका एक तरफ सेंस आरएनए का निर्माण होगा और एक तरफ आपका एंटी सेंस आरएनए का निर्माण होगा। चूंकि जो आपका सेंस आरएनए और जो आपका एंटी सेंस आरएनए है, ये एक दूसरे का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आपको बताए थे कि दो तरह का आरएनए को जोड़ने के लिए एक दूसरे का पूरक होना यानी कॉम्प्लीमेंट्री होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है कि जो सेंस आरएनए है और जो एंटी सेंस आरएनए है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। तो दोनों जुड़ के क्या बनाएगा, डीएस आरएनए यानी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर देगा। किसका, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण कर देता है। ये क्या था, तो ये मान के चलिए तंबाकू टोबैको सेल ये है। क्लियर यहाँ तक है। अब चलते वापस इसमें हम लोग, अब क्या हुआ कि इसमें आपको एंटी सेंस और सेंस का डाल दिया गया। इससे क्या हुआ था, आपका डबल स्टैंडर्ड आपको आरएनए का निर्माण हुआ था। तो अब बताइए कि चूंकि प्रोटीन के बनने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड, बट यहाँ बना क्या, तो ये बना आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना। तो बताइए कि अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो क्या इससे प्रोटीन का निर्माण होगा, तो नहीं होगा। इससे क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। जबकि हम अगर बैक आकर देखते हैं पीछे, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या हुआ था कि प्रोटीन का निर्माण हुआ था। अगर यही डबल रहता तो इस प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। क्या होता, नहीं होता। अब देखिए, चूंकि ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोटीन बनता है ये निमेटोडा यानी कि मेलिनोडीजाइन के लिए क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है उसके लाइफ के लिए। तो अब चूंकि प्रोटीन नहीं बना तो उससे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, नहीं बनेगा क्यों, क्योंकि द्विरज्जु के आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाता है, सिंगल स्टैंडर्ड बनाता, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब आते हैं जेनेटिकली इंजर्ड जो होता है आपका इंसुलिन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से निर्मित इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे हम। आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शर्करा का स्तर शरीर में बढ़ जाता है। जब आपको डाइजेशन पढ़ाए तो कहे थे कि अगर इंसुलिन की कमी होती है तो शरीर में क्या होता है कि शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है, बढ़ के रहता, शिकार ही आदमी हो जाता है। एवं क्या हो जाएगा, व्यक्ति डायबिटीज आपको मेलिटस मधुमेह या शुगर का शिकार हो जाता है। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आज जो इंसुलिन हमारे पास उपलब्ध है वह मानव इंसुलिन से है, जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये मानव से नहीं निकलता था, ये मानव इंसुलिन से ये नहीं बनता था। पहले मानव चूंकि इंसुलिन उपलब्ध नहीं था, पहले क्या नहीं था, तो पहले मानव इंसुलिन उपलब्ध नहीं था, इसलिए जंतुओं से इससे प्राप्त इंसुलिन को मानव में शर्करा को नियंत्रित करने के लिए डाल दिया जाता था। लेकिन होता क्या था, मान के चलिए कि जंतु का इंसुलिन से हम क्या किए, जंतु से प्राप्त इंसुलिन को मानव में डाल दिए, तो बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता था, है ना, बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता था। बाद में जाके क्या हुआ कि जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी का एडवांस हुआ, बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, वैसे वैसे क्या हुआ कि हम लोग ह्यूमन इंसुलिन को बनाना शुरू किए। देखिए, बुचड़ खाना में कटने गए मवेशी व सुअर से उनके अग्नाशय से इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था और इस इंसुलिन का मानव पर प्रयोग होता था। लेकिन क्योंकि यह बाहरी सोर्स से प्राप्त इंसुलिन था, इसलिए इसे मानव को देने पर कई सारे साइड इफेक्ट सामने आए, जैसे कि मानवों के एलर्जी, देखिए कि बहुत सारा एलर्जी उनके शरीर में उत्पन्न हुआ, है ना। इस दौर में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की खोज हुई,
एवं आज हम मानव जीन द्वारा निर्मित इंसुलिन का प्रयोग कर लेते हैं। तो समझ में आया कि जैव प्रौद्योगिकी के आपको डेवलपमेंट से क्या एडवांसमेंट आया है। तो पहले जो हम लोग सुअर और जो मवेशी का जो इंसुलिन शरीर में लेते थे या दिया जाता था, तो इससे बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता था। तो बहुत सारा साइड इफेक्ट से बचने के लिए क्या हुआ, जैसे जैसे आपका बायोटेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, ये एडवांस हुआ, तो हम मानव जीन का यूज हम लोग कर रहे हैं, मानव जीन से निर्मित इंसुलिन का यूज कर रहे हैं। हम जीवाणु कोशिका के भीतर मानव इंसुलिन को निर्मित करेंगे। तो मानव इंसुलिन में 3 श्रृंखलाएं पाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि मानव इंसुलिन में कितनी श्रृंखलाएं होती है, तो आप बोलेगा कि मानव श्रृंखला में 3 श्रृंखलाएं होती है, 3 श्रृंखलाएं होती है। जिसको क्या बोलते हैं लोग, इमेच्योर इंसुलिन। और जो आपका इमेच्योर जो इंसुलिन होता है, इसी को प्रो इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन। आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि इमेच्योर इंसुलिन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहिएगा प्रो इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रो इंसुलिन कहते हैं। जो तीनों श्रृंखलाएं थी, ये याद रखिएगा, श्रृंखला ए, श्रृंखला बी और श्रृंखला सी। अगर हम इसमें देखें तो श्रृंखला ए में 21 एमिनो एसिड है पाया जाता है, श्रृंखला बी में 30 एमिनो एसिड पाया जाता है, क्योंकि श्रृंखला सी में 33 एमिनो एसिड पाया जाता है। तीनों क्या होता है, एमिनो एसिड पाया जाता है। ये दोनों हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ए और बी, इसी को हम लोग को आगे देखना है, क्योंकि सी हट जाता है। इन दोनों को अगर जोड़ रहे हैं तो 30 और 21 51 एमिनो एसिड, कितना एमिनो एसिड, 21 प्लस 30 51 एमिनो एसिड। जैसे मान के चलिए ये आपको क्या है, डीएनए है, इंसुलिन को कोड करने वाले जीन। मान के चलिए क्या है, एक ऐसा डीएनए है या फिर एक ऐसा जीन है जो इंसुलिन को कोड कर सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव के कौन से गुणसूत्र में ये इंसुलिन को कोड करने वाले जीन पाई जाती है, तो आप कहिएगा कि मानव के गुणसूत्र नंबर 11 पर क्या होता है, इंसुलिन को कोड करने वाली जीन पाई जाती है। क्या हम बोले कि मानव के गुणसूत्र नंबर कितना में, 11 पर स्थित, मानव के गुणसूत्र नंबर 11 पर क्या होता है, वो जीन स्थित होता है जो इंसुलिन को कोड कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, मान के चलिए कोई जीन है, मान के चलिए कोई डीएनए है, तो इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अनुलेखन हुआ, तो इससे एमआरएनए का निर्माण हुआ। किसका, एमआरएनए का निर्माण हुआ। फिर इसका जब अनुवाद होगा यानी कि ट्रांसलेशन होगा, तो क्या बनेगा, ए पेप्टाइड, सी पेप्टाइड और बी पेप्टाइड बनेगा, यानी कि प्रो इंसुलिन यानी कि इमेच्योर इंसुलिन का निर्माण हो जाएगा। चूंकि आप ऊपर पढ़ लिए कि जो श्रृंखला ए होता है इसमें 21 एमिनो एसिड होता है, बी में 30 होता है और सी में 33 को एमिनो एसिड का निर्माण होता है या पाया जाता है। मान के चलिए कि ये कोई आपका जीन है, क्या है, कोई जीन है, ये श्रृंखला यहाँ पे ए है, ये श्रृंखला क्या है, यहाँ पे बी है, और ये श्रृंखला क्या है, सो ये बी है, और ये श्रृंखला क्या है, पूरा सी है। अब क्या होगा कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, तो डाई सल्फर बॉन्ड होता है। आपसे पूछ सकता है कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी यानी कि ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, तो डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये तो क्या हो गया, सी पेप्टाइड है, लेकिन पूछा ए और बी के बीच में, तो ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाया जाता है। ये मान के चलिए ए पेप्टाइड हो गया, ये मान के चलिए बी पेप्टाइड हो गया, दोनों के बीच में क्या है, तो दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। क्या है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और ये क्या है, तो आपको एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड है, जिसको लोग रिमूव कर देते हैं बाद में, क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आता है कि साइंटिस्ट आइसोलेटेड ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड कोडिंग सीक्वेंस, कैसे का सीक्वेंस होगा, तो मान के चलिए क्या है, कोई ह्यूमन सेल है, और ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 का बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 का बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, श्रृंखला ए, सी और क्या होगा, बी होगा। जैसा कि फिगर आप देखिए, पहले ए था, फिर आपका सी आया, तब आया था बी, क्या है आपका, बी आया था, बी पेप्टाइड आया था। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या बोलेंगे कि चूंकि इससे हटा लिया जाता है सी को, पढ़ना क्या है ए पेप्टाइड कोडिंग सीक्वेंस और बी पेप्टाइड कोडिंग सीक्वेंस के बारे में। अब मान के चलिए क्या है, तो ये आपका तीनों क्या है, इंसुलिन कोडिंग जीन्स है। क्या है, इंसुलिन कोडिंग जीन्स है। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं ए पेप्टाइड कोडिंग जीन्स को। तो देखिए जीन फॉर ए पेप्टाइड पहला लेके चल रहे क्या हम लोग, जीन फॉर ए पेप्टाइड लेके चल रहे हैं और इसको किससे जोड़ रहे हैं, तो प्लाज्मिड से। क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड एक तरह का क्या है, वेक्टर का काम करता है। किसका, वाहक का काम करता है, यानी कि वेक्टर का काम करता है। तो दोनों को क्या हुआ, एक दूसरे पे डाल दिए। अब इसको डाले किसमें, होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल में क्या हो रहा है, ए पेप्टाइड रह रहा है, जैसे कि ई कोली में। बी में भी सेम हो जाएगा आपका, ठीक है, बी पेप्टाइड रह जाएगा, यह बन जाता है। यानी क्या कि ए पेप्टाइड व बी पेप्टाइड को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया एवं इस प्रकार के मैच्योर इंसुलिन का निर्माण हो गया। यानी कि ए पेप्टाइड व बी पेप्टाइड को किससे जोड़ा गया है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा गया। तो इस प्रकार जो बन रहा है उसको बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन कहते हैं। ये तो पता ही है कि इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है, ये ए चेन है, ये बी चेन है। ए में होता है 21 गो होता है एमिनो एसिड, क्योंकि बी में 30 गो एमिनो एसिड पाया जाता है। सर्वप्रथम मानव इंसुलिन बनाने का कार्य 1983 में, कितना में, 1983 में किसको जाता है, अमेरिका की एक कंपनी इली लिली को जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि मानव इंसुलिन बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है, तो इली लिली को। चौथा है जीन थेरेपी, यानी कि जीन चिकित्सा। देखिए समझिएगा ध्यान से कि जब कोई बच्चा किसी अनुवांशिक डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है तो उसे ठीक करना क्या होता है, नामुमकिन होता है। लेकिन आज हम जीन चिकित्सा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, यानी कि आपका देखिए जो फॉल्टी जीन को हटाकर उसके स्थान पर एक स्वस्थ जीन को शरीर में डालकर उस अनुवांशिक विकार को ठीक कर सकते हैं। क्या बोला है कि पहले के जमाने में जो हम बोलते थे कि जो अनुवांशिक विकार है कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन हम क्या बोले कि बायोटेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से क्या हुआ कि ये भी संभव हो गया कि जिस जीन की खराबी से क्या होता था, कोई अनुवांशिक विकार हुआ या फिर अनुवांशिक बीमारी हुआ, तो उस खराब जीन को हम बाहर निकाल के उसके जगह पे एक स्वस्थ जीन को डालते हैं जिससे ये ठीक हो सकता है। देखिए जीन थेरेपी का सर्वप्रथम उपयोग 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल पर किया गया जो कि किससे आपको ग्रसित थी, तो SCID से ग्रसित थी। किससे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। किससे थी वो, सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। किससे, तो सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी से वो बच्ची ग्रसित थी। इस बच्ची का प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर था क्योंकि इस बच्ची में टी लिम्फोसाइट नॉन फंक्शनल थे जो हमें प्रतिरक्षा देते हैं। टी लिम्फोसाइट क्या है, तो टी लिम्फोसाइट हम लोग को प्रतिरक्षा देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम इसी का होता है। क्योंकि गर्भ में ADA की कमी थी। ADA का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन क्या होता है, डायमेंशिया एंजाइम। क्या होता है, एडिनोसिन डायमेंशिया एंजाइम की कमी थी। क्योंकि इसमें ADA जीन क्या था, डिलेशन हो गया था, मतलब वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि एडिनोसिन डायमेंशिया एंजाइम का अभाव हो गया था। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट, ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि ADA जीन यानी कि एडिनोसिन डायमेंशिया एंजाइम इसकी वजह से होता है। इससे क्या होता है कि फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, यानी कि टी लिम्फोसाइट ऐसा होगा जो प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब इससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जिसमें अगर ये हो जाए, यानी कि आपका क्या चीज, तो अगर हम बात करते हैं तो अगर सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी अगर हो जाए तो इससे क्या होगा कि ADA जीन कैसा होगा, एब्सेंट होगा। तो इससे एडिनोसाइन डायमेंशिया एंजाइम कैसा होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड ये करता है। ये अगर एब्सेंट होगा
तो टी लिम्फोसाइट कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा, यानी कि वर्क नहीं करेगा। इससे क्या होगा, इम्यून डिफिशियंसी होगा। इस एसीआईडी रोग को ठीक करने के लिए दो तरीके प्रयोग की गई, लेकिन दोनों तरीके रोग को ठीक नहीं कर पाई, ठीक है, नहीं कर पाई, ठीक है। एक था आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और एक होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। सर्वप्रथम जो आपका एसीआईडी था से ग्रसित बच्ची के शरीर की अस्थि मज्जा को नॉन फंक्शनल टी लिम्फोसाइट को बाहर निकाल दिया गया। अब रेट्रोवायरस वेक्टर के साथ, इसके साथ रेट्रोवायरस वेक्टर ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेट्रोवायरस वेक्टर के साथ फंक्शनल एडीए जीन को जोड़ा गया। किसके साथ, फंक्शनल एडीए जीन के साथ इसको जोड़ा गया। किसको, रेट्रोवायरस वेक्टर के साथ। एवं रेट्रोवायरस वेक्टर इस जीन को नॉन फंक्शनल टी लिम्फोसाइट में लेकर जाता है। अब यही फंक्शनल हो जाती है, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट ऐसा था जो नॉन फंक्शनल था, जो वर्किंग में नहीं था, अब वो कैसा हो जाता है, वर्किंग हो जाता है। अब फिर से इन फंक्शनल लिम्फोसाइट को उस बच्ची के शरीर में डाल दिया गया, लेकिन यह लड़की पूरी तरह से इस रोग से मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि लिम्फोसाइट्स अमर नहीं है। जो लिम्फोसाइट होता है ये अमर नहीं होता, ये इमोर्टल नहीं है। इसकी एक निश्चित अवधि के बाद मृत्यु हो जाती है। इसलिए उस लड़की में हमें बार बार समय समय पे क्या होगा, फंक्शनल टी लिम्फोसाइट को डालना पड़ रहा था। क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि क्यों लिम्फोसाइट अमर नहीं है, क्योंकि इसका एक अपना टाइम ड्यूरेशन होता है, एक अपना लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद ये फंक्शनिंग नहीं होता है। इसलिए उस लड़के में क्या हुआ था कि बार बार टी लिम्फोसाइट को डालना पड़ रहा था। यदि यह प्रयोग भ्रूणीय अवस्था में किया जाता तो शायद यह परमानेंट उपचार होता। क्यों, क्योंकि भ्रूणीय कोशिकाएं पूर्ण शक्त होती है, यानी कि टोटीपोटेंट होती है, यानी कि बार बार बनते रहती है, बार बार खत्म होते रहते हैं। तो उस अवस्था में अगर डाला जाता तो क्या होता कि लिम्फोसाइट हमेशा के लिए उसके शरीर में एक्टिव हो जाता। तो ये था आपका काफी इंपॉर्टेंट क्लास, काफी कंसेप्ट सीखने को आपको मिला होगा इसमें, और आप जान रहे होंगे कि इस चैप्टर को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी अगर नहीं मतलब कि डेवलप होता तो बहुत सारा जो ऐसा क्रोमोसोमल जो डिजीज होता है वो शायद उसमें हम लोग क्या चीज उसके लिए कोई भी लोग उपचार नहीं कर पाते। तो चलिए आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और सबसे लास्ट क्लास है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।